गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज करंट अफेयर्स की रिवीजन सेशन सीरीज में हम रिवीजन करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को। फ्रेंड, आज की क्लास में हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के लगभग एक साल 2020 से 2021 के दौरान जितने भी घटनाएं घटित हुई, जितने भी इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जहां से हमारे एग्जाम में प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना है, हम उन्हें एक एक करके आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, आइए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड, क्लास को हम जो इंटरनेशनल जो हम करंट अफेयर्स रिवीजन करने जा रहे हैं वो हम भारत को अन्य देशों के परिप्रेक्ष्य में रख करके करेंगे, यानी कि जो भारत के संबंध जिन जिन देशों से इंपॉर्टेंट है उन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला बिंदु है हमारा भारत और अमेरिका। ठीक है, तो हम देखेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन से समझौते हुए जो हमारे एग्जाम में जहाँ से पॉसिबिलिटी है प्रश्नों को पूछे जाने की। इसी तरीके से हम भारत और ब्रिटेन को देखेंगे, इसी तरीके से हम भारत और अफगानिस्तान को देखेंगे, इसी तरीके से हम भारत और चीन को देखेंगे, भारत और पाकिस्तान को देखेंगे, और भी अपने जो पड़ोसी देश हैं जहाँ से भारत के लगातार समझौते होते रहते हैं या किन्हीं कारणों से वो न्यूज़ में बने रहते हैं, हम उन्हें के करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम भारत और अमेरिका को देखेंगे, और भारत और अमेरिका में जो सबसे पहला बिंदु है वो है सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी। तो भारत और अमेरिका के बीच में जो है सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी हुआ है, इन यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप हुआ है। इसके बारे में देखते हैं। तो शेप को भारत अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी के अनुरूप लॉन्च किया गया है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अप्रैल 2021 में लीडर्स समिट्स ऑन क्लाइमेट में की थी। तो एक समिट हुआ था, कब हुआ था? अप्रैल में हुआ था 2021 में, लीडर्स समिट्स ऑन क्लाइमेट। उसमें एक समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था? एक भागीदारी हुई थी जिसका नाम है भारत अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की भागीदारी। इसी भागीदारी के अनुरूप भारत और अमेरिका ने सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी की है। तो पूछा जा सकता है कि भारत ने किस देश के साथ सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी की है? तो अमेरिका के साथ किया है। इसमें देखा जाए जो स्टेप है उसके तहत जो है सहयोग के 5 स्तंभों पर अंतर सरकारी बैठकों का आयोजन किया गया है। और ये जो 5 जो है स्तंभ कौन से जिस पर जो है सहयोग होगा भारत और अमेरिका का, वो है विद्युत एवं ऊर्जा दक्षता, उत्तरदायी तेल एवं गैस, नवीकरणीय ऊर्जा और सतत वृद्धि और उभरते ईंधन। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लिए एक बिंदु था। दूसरा बिंदु आ जाता है हमारे लिए भारत और अमेरिका के बीच में, तो जलवायु और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और अमेरिका ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग का शुरुआत किया। तो पूछा जा सकता है कि भारत किस देश के साथ क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग की शुरुआत की है? तो वो भी अमेरिका की है। किस उद्देश्य से? जलवायु और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किया है। तीसरा बिंदु है अमेरिका सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो तेल आपूर्तिकर्ता देश है जो शीर्ष स्थान पे भारत के लिए वो है इराक। दूसरे स्थान पे सऊदी अरब था, लेकिन अभी अमेरिका ने सऊदी अरब को रिप्लेस कर दिया और दूसरे स्थान पे आ गया है। तो तेल आपूर्तिकर्ता देश में जो शीर्ष पे है वो इराक है और दूसरे नंबर पे अब यूएस आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इराक और फिर दूसरे स्थान पे यूएस आ गया, फिर उसके बाद सऊदी अरब आ गया। तो ये चीज़ सीक्वेंस रखिएगा तेल आपूर्तिकर्ता देश के शीर्ष में। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपूर्तिकर्ता कौन करता है? भारत को इराक करता है, फिर उसके बाद यूएस करता है। अगला है एक पत्रिका है जो कि अमेरिका की पत्रिका है जिसका नाम है टाइम्स पत्रिका। इसने वर्ष 2021 के जो 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी किया है। विश्व में जो सबसे 100 प्रभावशाली लोग हैं उनमें 3 भारतीयों को भी शामिल किया है, जिसमें से हमारे सबसे पहला जो नाम है 3 व्यक्ति हैं। सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। दूसरे नंबर पर देखा जाए तो ममता बनर्जी का भी नाम शामिल किया गया है जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। और तीसरा है आदर पूनावाला। आदर पूनावाला फ्रेंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। सीरम इंस्टीट्यूट जिसने कोविशील्ड वैक्सीन को निर्माण किया था। ठीक है, ये चीज़ है। 5वां पॉइंट है भारत अमेरिका के बीच में। तो भारत का जो पहला योग विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, भारत के बाहर जो पहला योग विश्वविद्यालय खोला जा रहा है वो खोला जा रहा है लॉस एंजल्स में, जो कि अमेरिका में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स में खोला जा रहा है जो कि अमेरिका में है। ठीक है, तो इस तरीके से था हमारा भारत और अमेरिका। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने उनको देखा। आगे बढ़ते हैं और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आते हैं। अब देखते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या क्या महत्वपूर्ण है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। तो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, यानी कि 2 यहाँ के नेता, 2 उस देश के नेता। किस देश के नेता?
ऑस्ट्रेलिया के नेता। और ये दो नेता कौन होंगे फ्रेंड? ये दो होंगे आपके, पूछा गया है एक प्रश्न कि इसमें कौन पार्टिसिपेट इस डायलॉग में होता है, तो एक आपके विदेश मंत्री होते हैं, दूसरे आपके जो होते हैं वो रक्षा मंत्री होते हैं। तो भारत चूंकि पहले से ही अमेरिका और जापान के साथ 2+2 जो है मिनिस्ट्रियल डायलॉग का आयोजन करता आ रहा है, अब इसने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों के बीच जो प्रथम 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया, कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें देखें इस डायलॉग में कौन कौन था जो भाग लिया था। तो भारत की तरफ से देखा जाए तो भारत के रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, और यहाँ के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनके समकक्ष यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अगर हम विदेश मंत्री की बात करें तो मॉरिस पायने, और वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं उनका नाम है पीटर ड्यूटन, जो है इस मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लिया है। तो यह ध्यान रखिएगा, भारत ने तीसरे देश के साथ जिसमें 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग का शुरुआत किया है वो ऑस्ट्रेलिया है, और ये मंत्रियों के नाम याद रखिएगा जिसने इसमें इस वार्ता में भाग लिया है। ठीक है, बात करते हैं 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का। तो ये 2+2 जो है भारत के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित करने वाला ऑस्ट्रेलिया जो है वो तीसरा देश बन गया है। अन्य देश देखा जाए अमेरिका और जापान है। चौथा देश जो है फ्रेंड वो रशिया माना जा रहा है, उसके साथ भी जल्दी ही भारत जो है 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग की शुरुआत करने वाला है। इस डायलॉग की बात करें 2+2, तो ये प्रत्येक 2 वर्ष पर रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की जाती है, और इसके तहत यानी कि 2+2 वार्ता के तहत द्वितीय जो है भारत ऑस्ट्रेलिया जो है होगा मिनिस्ट्रियल डायलॉग होगा, उसका आयोजन 2023 में होगा। ठीक है, तो अभी 2021 में होगा, क्योंकि 2 वर्षों के अंतराल पे ये डायलॉग होता है, तो अब 2023 में होगा। ठीक है, ये थे हमारे 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। ध्यान रखिएगा, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों की बैठक की जाती है रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। ठीक है, अगला है भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय जो बैठक हुआ है उसका आयोजन किसने किया? लंदन में किया गया। तो ये पूछा जा सकता है, जो पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय जो बैठक हुई थी किसके बीच? भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच, वो उसका जो आयोजन किया गया था वो लंदन में किया गया था। तो कंफ्यूजिंग है क्योंकि हम जनरली इसमें देख सकते हैं, लेकिन ये चौथे देश यानी कि लंदन में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, लास्ट है कि दुनिया का पहला जो है प्लेटिपस अभ्यारण्य जो वो बनाया जा रहा है वो कहाँ बनाया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है। फ्रेंड, प्लेटिपस जो है एक जीव होता है जो कि ये अंडा देने वाला एक जहरीला स्तनधारी जीव होता है, यानी कि अंडा भी देता है, दूसरा चीज़ ये स्तनधारी जीव भी होता है, और ये जहरीला होता है और ये नदियों के पास में पाया जाता है। ठीक है, और IUCN की अगर रेड लिस्ट की बात करें तो रेड लिस्ट में इसको क्या किया गया है? संकटग्रस्त किया गया है। ठीक है, संकटग्रस्त श्रेणी में जो ये प्लेटिपस आता है, इस प्लेटिपस के लिए एक अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, इसके संरक्षण के लिए अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। दुनिया का ये पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य होगा। कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो प्लेटिपस जीव के प्रजनन पूर्वावास को बढ़ावा देने और विलुप्त तो होने से बचाने के लिए इस अभ्यारण्य को ऑस्ट्रेलिया द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। चूंकि हमने ऑस्ट्रेलिया की बात की तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी फ्रेंड क्या है? कैनबरा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यहाँ की करेंसी फ्रेंड डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, और यहाँ के जो PM हैं यानी कि प्राइम मिनिस्टर हैं वो स्कॉट मॉरिसन है। ठीक है, स्कॉट मॉरिसन जो है वो यहाँ के PM हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब भारत का हम बांग्लादेश के साथ संबंधों को देखेंगे। हमारे कुछ पड़ोसी मुल्क हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से जितने भी भारत के साथ समझौते होंगे, जो कुछ भी चीज़ें होंगी भारत के साथ, इनके लिए हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो भारत बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले चीज़ देखेंगे मैत्री सेतु, यानी कि एक पुल का निर्माण किया गया जिसका नाम है मैत्री सेतु। तो इस पुल का जो है उद्घाटन किया था, शुभारंभ किया था 9 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है मैत्री सेतु का शुभारंभ किया गया। तो ध्यान रखिएगा, मैत्री सेतु बांध किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसके जो शुभारंभ किया गया था किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 9 मार्च को किया गया था। चूंकि ये एक पुल है, एक सेतु है, तो ये किसी नदी पे होगा। तो ये किस नदी पे? ये फेनी नदी पर है। और ये कितने किलोमीटर लंबाई वाला ये सेतु है? ये फेनी नदी पर स्थित 1.9 किलोमीटर लंबाई वाली मैत्री सेतु भारत के सबरूम जो कि दक्षिण त्रिपुरा जिले को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। क्योंकि ये फेनी नदी का उद्गम स्थली देखा जाए तो दक्षिण त्रिपुरा जिले से जो ये शहर है जिसका नाम है सबरूम, ये सबरूम शहर से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और इसी फेनी नदी पर मैत्री सेतु बांध बनाया गया है जो कि भारत के दक्षिणी त्रिपुरा के शहर सबरूम को और बांग्लादेश के शहर रामगढ़ को जोड़ता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। मैत्री सेतु बांध काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है
मिताली एक्सप्रेस। फ्रेंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हाल ही में जो कोविड-19 के जो बीमारी के समय के बाद जो सबसे पहले विदेशी यात्रा किया गया था वो बांग्लादेश में किया गया था। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी सारे समझौते किए, लगभग 5 समझौते किए। उसमें से देखा जाए एक मिताली एक्सप्रेस भी था जिसको फिर से स्टार्ट करने की बात की गई थी। तो मिताली एक्सप्रेस जो एक ट्रेन है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में चलाई जाएगी। किसके बीच से बीच चलाई जाएगी? तो मिताली एक्सप्रेस जो है न्यू जलपाईगुड़ी जो कि पश्चिम बंगाल में और ढाका के मध्य मिताली एक्सप्रेस नामक एक नई यात्री ट्रेन सेवा जो है उसको आरंभ करने की योजना बनाई गई है। ठीक है, तो जो मिताली एक्सप्रेस है ये दोनों पड़ोसी देश के बीच जो है ये चलाई जा रही है। कौन से? भारत और बांग्लादेश के बीच में चलाई जा रही है। और ये ध्यान रखिएगा ये तीसरी यात्री ट्रेन है। ठीक है, ये पैसेंजर ट्रेन है और ये तीसरी पैसेंजर ट्रेन है। इसके पहले भी 2 पैसेंजर ट्रेनों को भारत और बांग्लादेश के बीच में चलाया गया था, जिसका अगर हम बात करें तो एक आपका मैत्री एक्सप्रेस है फ्रेंड, मैत्री एक्सप्रेस था। ठीक है, जो कि ढाका और कोलकाता के बीच में चलाया गया था। और दूसरा आपका बंधन एक्सप्रेस, ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच में चलाया गया था। कहाँ पे? खुलना और कोलकाता के बीच में चलाया गया था। ठीक है, और तीसरी जो चलाई गई मिताली एक्सप्रेस जो कि न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के मध्य चलाई जा रही है। ठीक है, यह ट्रेन देखा जाए दिसंबर 2020 में पुनः बहाल किए गए हल्दीबाड़ी जो कि भारत में और पिल्हाटी बांग्लादेश रेल लिंक से संपर्क को करेगी। ठीक है, संपर्क से होकर के ये ट्रेन जो है वो गुजरेगी। तो मिताली एक्सप्रेस किसके किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में है। देखा, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भारत ने मैत्री दिवस मनाए जाने की घोषणा किया गया है, निर्णय लिया है। तो ये देखिए क्या है, भारत द्वारा बांग्लादेश को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान करने की तिथि 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया, चूँकि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से अलग हुआ 1971 में। ठीक है, 1971 में जब बांग्लादेश ने अपना एक अलग अस्तित्व बनाया, एक अलग देश के रूप में आया, तो 6 दिसंबर, ठीक है, 6 दिसंबर 1971 को भारत के द्वारा इसे एक देश के रूप में मान्यता दिए जाने की तिथि को यादगार बनाने के लिए हमारे मतलब सरकार ने, वर्तमान सरकार के द्वारा 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है। तो भारत ने 6 दिसंबर 1971 को भारत को मान्यता, बांग्लादेश को मान्यता दी थी। ठीक है, इसीलिए और चूंकि अब बांग्लादेश का जो आज़ादी के 50 वर्ष पूरे हो गए उसके उपलक्ष्य में ये फैसला लिया गया है। ठीक है, मैत्री दिवस 6 दिसंबर, ध्यान रखिएगा। अगला है गांधी शांति पुरस्कार 2020। तो ये चूंकि गांधी शांति पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के जो संस्थापक हैं और वहाँ के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। और उनको मरणोपरांत जो है वो गांधी शांति पुरस्कार 2020 का दिया गया है, शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। और ध्यान रखिएगा 2019 का किसको दिया गया है? ये पुरस्कार जो है ओमान के, ठीक है, ओमान के एक दिवंगत सुल्तान जिनका नाम है काबूस, ध्यान रखिएगा 2019 भी पूछ सकता है, काबूस बिन अल सैद। ठीक है, 2019 का दिया गया है, ये आपका गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, 2020 का ध्यान रखिएगा, इनको दिया गया है। ठीक है, अगला है हमारा बांग्लादेश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो देखा जाए न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में बांग्लादेश को शामिल किया गया है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर क्या है? संघाई में है। तो संघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने बांग्लादेश, उरुग्वे और सऊदी अरब अमीरात, ठीक है, को अपने नए सदस्य देशों के रूप में मंजूरी दिया है। तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में 3 देशों को शामिल किया गया है। किसको किसको? यूएई को, बांग्लादेश को, उरुग्वे को और देखा जाए तो सऊदी अरब अमीरात को है। ठीक है, इनको तीनों को शामिल किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये संयुक्त अरब अमीरात है, ना कि सऊदी अरब है, इसको कट कर दीजिएगा तो टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो ये 3 देशों को शामिल किया गया है। कौन कौन से? बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया गया है एज अ सदस्य के रूप में न्यू डेवलपमेंट बैंक। आइए थोड़ा न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ब्रिक्स नेशन के द्वारा किया गया था, ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, इन 5 देशों के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, वर्ष 2015 में किया गया था। तो इसने अपने सदस्य देशों की संख्या को बढ़ाया, जिसमें 3 देशों को शामिल किया, बांग्लादेश में उसमें से एक है। ठीक है, अगला है लिटिल गुरु ऐप, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटिल गुरु ऐप जो है वो संस्कृत भाषा से संबंधित है। तो संस्कृत की शिक्षा को आसान और मनोरंजक बनाने के लिए भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा बांग्लादेश में संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु ऐप लॉन्च किया गया। तो बांग्लादेश में जो है संस्कृत भाषा को आसान बनाने के लिए, मनोरंजक बनाने के लिए इस लिटिल गुरु ऐप को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा लॉन्च किया गया। कहाँ किया गया? बांग्लादेश में किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एक संस्कृत शिक्षण ऐप है। ठीक है, अगला है
कि कोविड-19 महामारी के प्रकाश में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली विदेश यात्रा कहाँ पे थी? बांग्लादेश में थी। जैसा कि हमने बताया बांग्लादेश में गए थे। बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो 2 दिन के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर बांग्लादेश में गए थे और इसी दौरान इन्होंने कुछ समझौते किए हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, एक नाम दिख रहा है हमें, जोगाजोग और अलापेन। फ्रेंड, जोगाजोग और अलापेन जो है वो एक तरीके से विकल्प है। किसका विकल्प है? फेसबुक और व्हाट्सएप का। तो जो है बांग्लादेश जो है वो फेसबुक की जगह अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करना चाहता है या करेगा, जिसका नाम क्या होगा? जोगाजोग। तो जोगाजोग जो होगा वो क्या है? फेसबुक की जगह जो है ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा। कहाँ पे होगा? बांग्लादेश में होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं अलापेन, तो अलापेन क्या है? ये व्हाट्सएप की जगह जो है ये भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा व्हाट्सएप की जगह, जिसका नाम होगा अलापेन, जिसको लॉन्च कौन करेगा? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अगला है नोआखली में गांधी संग्रहालय का उद्घाटन। फ्रेंड, नोआखली का रॉयट्स आपको पता ही होगा, 10 दिसंबर, ठीक है, 10 अक्टूबर 1946। ठीक है, नोआखली है ये। और नोआखली की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो यहाँ पे गांधी संग्रहालय जो है वो उद्घाटन किया गया है, बांग्लादेश में है। तो प्रधानमंत्री की 152वें अवसर पर गांधी जो जयंती है, गांधी जयंती के, उसमें देखा जाए बांग्लादेश के नोआखली में ऐतिहासिक गांधी आश्रम ट्रस्ट में पुनर्निर्मित गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। गांधी जी देखा जाए इस दौरान जो है 1946 से 1947 के दौरान जो है नोआखली का दौरा किया था उन्होंने। अब आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसके बारे में आप बेहतर समझ रहे होंगे। बाकी हम बांग्लादेश की बात कर लेते हैं फ्रेंड। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश जिसकी राजधानी फ्रेंड क्या है? ढाका है। और यहाँ की करेंसी की बात करें तो टंका जो है यहाँ की करेंसी। और यहाँ के पीएम कौन है फ्रेंड? शेख हसीना जो है वो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। अगला है भारत और अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान की स्थिति आप बेहतर समझ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे एक बांध है जिसका निर्माण कार्य जो है किया गया था, जो समझौता हुआ था भारत और अफगानिस्तान के बीच में, है लालंदर, जिसे हम सहतूत बांध के नाम से जानते हैं। तो लालंदर या सहतूत बांध कहाँ पे स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है, जिसके निर्माण के लिए समझौता किया था भारत ने। ठीक है, तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य में नई विकास साझेदारी, न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप के हिस्से के रूप में लालंदर बांध निर्माण का समझौता हुआ था। कौन से हिस्से के रूप में? नई विकास साझेदारी, जो कि तत्कालीन जब यहाँ के पूर्व जो राष्ट्रपति थे अशरफ घानी और मोदी जी के बीच में ये समझौता हुआ था, न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप के, उसी के समझौते के रूप में जो है लालंदर सहतूत बांध जिसे हम कहते हैं उसका निर्माण को समझौता हुआ था। ये जो निर्माण है इसका निर्माण अफगानिस्तान के चाहार आशियाब जिले में कौन सी नदी पे? मैदान नदी। और मैदान नदी किसकी? काबुल की सहायक नदी है, उस पर किया जा रहा है। ठीक है, तो बांध है तो किसी नदी पे ही होगा। किस नदी पे? मैदान नदी पे है। मैदान किसकी सहायक नदी है? काबुल की सहायक नदी है। और किस प्रांत में किया जा रहा है? ये अफगानिस्तान के चाहार आसियाब जिले में किया जा रहा है। इसके बारे में देखें तो ये भारत द्वारा अफगानिस्तान में बनाया जा रहा दूसरा प्रमुख बांध है, यानी कि पहला भी कोई प्रमुख बांध होगा। आइए उसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रथम बांध जो था वो भारत और अफगानिस्तान मैत्री बांध था। ठीक है, इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम था, जिसे हम किस डैम से जानते हैं? सलमा बांध के नाम से जानते हैं। और सलमा बांध फ्रेंड कहाँ पे? अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में इसका निर्माण किया गया था। किस नदी पे किया गया था? हारी नदी। ठीक है, हारी नदी पे इस बांध का निर्माण किया गया था। इसका उद्घाटन वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। उस समय तत्कालीन प्रधान जो राष्ट्रपति थे अफगानिस्तान के अशरफ घानी थे। ठीक है, चलिए हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं और हमारा अगला पॉइंट है कि ऑपरेशन देवी शक्ति। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं जब भारत अपने स्वतंत्रता दिवस 75वें स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उसी दौरान अफगानिस्तान में वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार के स्थान पे तालिबानियों का कब्जा हो रहा था। तो उस दौरान जो अफगानिस्तान में जो वहाँ पे भारतीय नागरिक फंस गए या फिर जो अफगानिस्तान के जो सहयोगी हैं, जो भारत के सहयोगी हैं, जो अफगानिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं, उनको सुरक्षित जो है भारत सरकार के द्वारा जो भारत देश में लाया गया, उस पे दौरान जो ऑपरेशन चलाया गया उसी का नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। तो 15 अगस्त 2021 को तालिबान का अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर अपने नियंत्रण के उपरांत भारत ने 16 अगस्त को, ये डेट याद रखिएगा, अफगानिस्तान पे तालिबानियों का नियंत्रण 15 अगस्त को हुआ जब भारत अपनी आज़ादी की वर्षगांठ मना रहा था। और 16 अगस्त को काबुल ने भारतीय नागरिकों और अफगान सहयोगियों को सुरक्षित भारत लाने के लिए एक मिशन की शुरुआत की थी जिसका नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। कई देशों के द्वारा कई ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, अगला है कि नए क्वाड समूह। देखिए, क्वाड नेशन के बारे में आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हम हमेशा देखते हैं एक है जो कि भारत है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को लेकर के बनाया गया कोऑर्डिनेशन, आपको पता है। एक जो है कोऑर्डिनेशन बनाया गया है जो कि
अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से एक क्वाड समूह का निर्माण किया है। तो पूछ सकता है कि अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के उद्देश्य जो क्वाड समूह बनाए गए हैं उसमें कौन कौन से देश हैं? तो अमेरिका है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ध्यान रखिएगा उज्बेकिस्तान है, कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला है पॉइंट, अफगानिस्तान पर G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है। G20 का विशेष शिखर सम्मेलन हुआ था जिसकी अध्यक्षता देखिए किसने किया था? तो इटली द्वारा आयोजित इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? इटली के प्रधानमंत्री मौरियो डेग्री ने किया था, ठीक है। तो इस बार की G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इटली ने किया था। तो जितने भी संबंधित G20 आ जाए, ठीक है, 2021 का सब इटली करना है आपको। इटली की अध्यक्षता में किया गया था, जो कि 15वां था, 15वां शिखर सम्मेलन G20 का हुआ था। और 2022 का कहाँ होगा फ्रेंड? इंडोनेशिया में होगा, ठीक है। और 2023 भारत करने जा रहा है पहली बार G20 शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष, इसलिए G20 से संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने देखा। अगला देखते हैं कि अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के लिए आयोजित किए गए इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से भाग लिया, ठीक है। जो कि G20 पे जो सम्मेलन किया गया था, जो विशेष शिखर सम्मेलन किया गया था अफगानिस्तान पर, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी वर्चुअली भाग लिया था। पंचशील घाटी फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंचशील घाटी देखा जाए तो काबुल के किस क्षेत्र में है? काबुल के उत्तर में जो हिंदू कुश पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत में स्थित है। और यहाँ पे करीब जो आबादी 1.5 लाख की आबादी है, और इस आबादी में देखा जाए सर्वाधिक जो है ताजिक मुल्क के लोग जो हैं यहाँ पे काफ़ी रहते हैं। और चूंकि अफगानिस्तान की बात करें तो यह घाटी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 150 किलोमीटर दूर उत्तर में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और इसका कारण क्या है फ्रेंड? ये जो पंचशील घाटी है वो अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण काफ़ी ज़्यादा समाचार में रही, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही। जैसा कि आप जानते हैं इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वही इसके प्रतिरोध का केंद्र बना हुआ है। चूंकि इसकी अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ये लगातार, चूंकि सोवियत संघ भी इस पर नियंत्रण करना चाह रहा था, नहीं कर सका, अमेरिका इस पर नियंत्रण करना चाह रहा था, नहीं कर सका। इसके पहले भी जब अफगानिस्तान जब तालिबान का कब्जा इसके पहले भी था, वो भी कई बार प्रयास किया था इस पंजशीर घाटी पर नियंत्रण करने के लिए, वो भी इसमें सफल रहा। लेकिन वर्तमान में जो फिर से तालिबान की सरकार चल रही है अफगानिस्तान में, वो पुनः जो है इस पर प्रयास कर रही है पंचशील घाटी पर नियंत्रण करने के लिए। और ये प्रयास चूंकि लगातार जारी है, जिसके कारण से ये घाटी पंचशील घाटी चर्चा में बनी हुई। तो पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही पंचशील घाटी किस देश में है? तो अफगानिस्तान में है, ठीक है। यहाँ पे हम अगले पॉइंट पे चलते हैं कि अफगानिस्तान पर देखा जाए दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की गई है, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल के द्वारा किया गया, नई दिल्ली में किया गया था। इस बैठक का उद्देश्य फ्रेंड क्या था? जो अफगानिस्तान में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के मुद्दे से संबंधित जो चर्चा करना है, उस चर्चा के लिए दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया गया भारत के द्वारा। और भारत ने इसकी अध्यक्षता जो है अजीत डोभाल के द्वारा किया गया, अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ठीक है। ये था हमारा अफगानिस्तान। चूंकि हम अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए अफगानिस्तान जिसकी राजधानी फ्रेंड क्या है? काबुल है। और अफगानिस्तान की करेंसी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अफगानी करेंसी। और यहाँ की जो प्रथम जो इस समय देखा जाए जो अंतरिम सरकार वहाँ पे तालिबानियों के द्वारा बनाई गई है, और उसके प्राइम मिनिस्टर कौन है फ्रेंड? उनका नाम है मुल्ला मोहम्मद, ठीक है, मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, ठीक है। हसन अखुंद नाम लिख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में इशू होता है, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ ताकि आप पॉइंट को लिख लिया करिए, ठीक है। तो ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। अगले पे पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला है पाकिस्तान, ठीक है। भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, पहला सबसे पॉइंट है कि FATF, पाकिस्तान जो है FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार है। ग्रे लिस्ट में बरकरार होने से क्या मतलब हो गया कि कोई भी देश अगर FATF की ग्रे लिस्ट में, तो इससे तात्पर्य यह है कि वह देश जो देश है जो ग्रे लिस्ट में लिस्टेड है, वो आतंकवाद की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में विफल है। और यही कारण है कि अब जो पाकिस्तान है वो अभी भी लगातार तीसरी वर्ष भी FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। तो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने में कमियों के लिए पाकिस्तान लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल है, ठीक है। तो FATF की ग्रे लिस्ट में अभी तक भी शामिल है। वहीं अगर बात करें तो 3 और देशों को जो है वो जोड़ा गया है ग्रे लिस्ट में। सबसे देखा जाए तुर्की, जॉर्डन और माली को भी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है, लेकिन किसी को हटाया भी गया है। वो कौन है? बोत्सवाना और मॉरिशस को इस सूची में क्या है, उसको इस सूची से हटाया गया है। और एक फ्रेंड ब्लैक लिस्ट भी होती है, ठीक है। अगर कोई देश को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, जैसा कि मांग की जा रही है कि अगर इसी
तरह पाकिस्तान की स्थिति बनी रही तो आगे चल के उसको ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में लिस्टेड कर दिया जाएगा। तो ऐसे देश जो ब्लैक लिस्ट में हैं उनको, उस देश को अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय संस्थाओं के द्वारा जो वित्तीय सहायता मिलती है वो वित्तीय सहायता मिलना बंद कर दी जाएगी। ठीक है, FATF की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए FATF का गठन कब किया गया था। तो FATF की बात करें फ्रेंड तो इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 1989 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? G7 के द्वारा किया गया था। ठीक है, जब इसकी शुरुआत की गई, जब इसके गठन किया गया था तो उस समय इसका उद्देश्य क्या था कि जितनी भी जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जो है उस समय इसका गठन किया गया था। लेकिन जब आता है वर्ष 2001 में जब अमेरिका में 9/11 जो आतंकवादी हमला हुआ, उसके चलने के बाद इसमें क्या था, जो आतंकवाद को लोगों का ध्यान जो है वो आतंकवाद की तरफ गया और आतंकवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होने वाली जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए 2001 में जो है आतंकवादी गतिविधियों को भी इसमें नियंत्रण करने के लिए इसमें शामिल कर लिया गया। तो वर्तमान में देखा जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्त पोषण आदि के लिए जो आवश्यक मानक हैं वो निर्धारित किए जाते हैं FATF के अंतर्गत, और जो देश इसका पालन करने में जो विफल होते हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा अंकुश लगाए जाते हैं, उनको एक तरीके से इन्हीं सब लिस्टों में शामिल करके उन देशों को सुधारने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला है, चूंकि हमने FATF की बात किया, हमारे लिए इतना ही था। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो, और इसमें FATF के सदस्य देशों की फ्रेंड बात करें तो देखा जाए 37 जो है इसके सदस्य देश हैं, भारत भी इसमें शामिल है। ठीक है, भारत भी है, और प्लस 2 क्षेत्रीय जो हैं यहाँ के संगठन है। इसमें भारत देखिए फ्रेंड 2010 में शामिल हुआ था। टोटल 39 देश हो जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बात है पाकिस्तान की, पाकिस्तान जिसकी राजधानी फ्रेंड इस्लामाबाद है, इसकी करेंसी पाकिस्तानी रुपया है, और वर्तमान में देखा जाए इनके जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान है। ठीक है, अगला है भारत और भूटान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत में जो है भारत और भूटान के परिप्रेक्ष्य में सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो है भूटान में भीम UPI। तो भीम UPI अर्थात भारत इंटरफेस फॉर मनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भीम UPI को भूटान में लॉन्च किया गया। ठीक है, और भुगतान प्रणाली NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इंटरनेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय शाखा, भूटान की रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। और यहाँ पे देखें जो भूटान अपने QR परियोजनाओं हेतु यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भीम और रुपे कार्ड को स्वीकार करने वाला एकमात्र देश है। तो जो आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भीम और रुपे कार्ड को स्वीकार करने वाला एक देश जो बना है वो कौन है? वो बन गया है भूटान बन गया है। भीम को किसके द्वारा विकसित किया गया फ्रेंड? NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, अगला है भारत और भूटान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर यानी कि TIWB। तो ये क्या है? भूटान में कर प्रशासन को मजबूत करने हेतु भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर लॉन्च किया। सोच रहे होंगे टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर क्या है? तो ये जो टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर है वो विकासशील देशों को उनकी ऑडिट क्षमता का निर्माण करके राष्ट्रीय कर प्रशासन को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करने का प्रयास करती है। कौन करती है? टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर करती है। ठीक है, इसकी जो शुरुआत फ्रेंड किया गया था किसके द्वारा किया गया था? वर्ष 2015 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा किया गया था। किसका शुरुआत किया गया था? टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर किया गया था। ठीक है, चूँकि हम लोगों ने बात किया यहाँ पे भूटान की बात की, भूटान जिसकी राजधानी फ्रेंड क्या है? थिम्पू है, और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? नगलट्रम है, और यहाँ के जो PM की बात करें तो लोते सेत्सरिंग जो है यहाँ के जो PM है, और यहाँ के जो सम्राट है जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचू जो है वो यहाँ के सम्राट हैं। अगले प्रश्नों पे बढ़ते हैं, और अगला जो पॉइंट है वो हमारे लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित बिंदुओं को देखेंगे तो भारत बना संयुक्त अरब अमीरात का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जो बन गया है संयुक्त अमीरात का वो भारत बन गया है, UAE का। और भारत वर्ष 2021 की छमाही में संयुक्त अरब अमीरात का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा भागीदारी या व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश भारत के लिए कौन है? चीन है। दूसरे नंबर पे कौन बन गया है? संयुक्त अरब अमीरात बन गया है। बात अगर UAE की करें तो UAE का भारत के साथ वर्ष 2021 में पहली छमाही में कितना जो था व्यापार हुआ था? वृद्धि हुई है
74.5 की वृद्धि के साथ 18.3 बिलियन डॉलर जो है वो पहुंच गया है। तो भारत और यूएई के बीच में कितना व्यापार हुआ है जो 2021 की पहली छमाही में 18.3 बिलियन डॉलर जो है वो पहुंच गया। कितनी वृद्धि हुई है? 74.5% की वृद्धि हुई है। तो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन है भारत का? चीन है। दूसरे नंबर पे कौन आ गया है? संयुक्त अरब अमीरात आ गया है। ठीक है, दूसरी न्यूज़ देखते हैं। जनवरी 2021 में यूएन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18 बिलियन प्रवासी जो है भारतीय विदेशों में प्रवासी के रूप में रह रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है भारतीय प्रवासी वो यूएई में रह रहे हैं। तो एक रिपोर्ट आई यूनाइटेड नेशन की, उसके अनुसार जो 18 मिलियन जो है भारतीय वो विदेशों में प्रवासी के रूप में रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भारतीय प्रवासी रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? यूएई में रहते हैं। कितने रहते हैं? लगभग 3.5 मिलियन लोग जो हैं वो यूएई में एज अ प्रवासी के रूप में रहते हैं। ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। ठीक है, ये चीज़ पूछ सकता है। यूएई में दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है, और ये ऑब्जर्वेशन द्वीप जो है ये किस द्वीप पे होगा? ऑब्जर्वेशन व्हील जो है वो ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित है, और ये कितने मीटर ऊंचाई पे है? 250 मीटर की ऊंचाई पे है। तो वर्तमान में जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील है वो लंदन आई है, और ये लंदन आई से की ऊंचाई से भी लगभग दुगुना है, और ये लगभग क्या होगा? 250 मीटर की जो कि यहाँ पे दिया है ऊंचाई तक ले जाएगा आपको, वहाँ जहाँ से आप क्या करेंगे? दुबई के मनमोहक दृश्यों को देख सकेंगे। और इसकी शुरुआत फ्रेंड 21 अक्टूबर से हो चुकी है। आप अगर दुबई जा रहे हो तो इसका मजा, इसका आनंद ले सकते हैं ऑब्जर्वेशन व्हील का। ठीक है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील है, और कितना? 250 मीटर ऊंचाई पे। यूएई में देखा जाए तो यूएई इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं इजराइल के साथ खाड़ी देशों के संबंध जो है ठीक नहीं रहे हैं, लेकिन एक व्हाइट हाउस में, ठीक है, जहाँ पे अमेरिका के प्रेसिडेंट बैठते हैं, वहाँ पे एक समझौता हुआ, और उस व्हाइट हाउस में समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद जो कई देश हैं वो इजराइल के साथ अपने संबंधों को सुधार रहे हैं, जिसमें से कई देश जो हैं वो इजराइल में अपने दूतावास को खोल रहे हैं। और सबसे पहला जो दूतावास खोला है अरब कंट्रीज़ में वो खोला है यूएई ने खोला है, जो कि तल अवीव में खोला गया है। उन्होंने जेरूसलम में खोलने की, चूँकि जेरूसलम काफ़ी विवादित है फलस्तीन और इजराइल के बीच में, इसलिए नहीं, तल अवीव में खोला गया है। ये पहला यूएई का जो है दूतावास खोला गया, जो कि इजराइल में खोला गया है। ठीक है, यूएई द्वारा अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए नामित 2 अंतरिक्ष यात्रियों में से नौरा अल मतरोशी यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। तो ये यूएई की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई, इनका नाम क्या है? नौरा अल मतरोशी। ठीक है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। तो आप यहाँ के अगर एयरपोर्ट पे जाएंगे तो ये दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। यहाँ पे लगभग 7000 से अधिक जो है जो मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, जनरल हैं, कॉमिक्स हैं, उन तक आपकी पहुँच बन सकेगी। आप मुफ्त वहाँ पे बैठ करके आराम से डिजिटल तरीके से पढ़ सकेंगे। ये पूरी तरीके से पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस जो है ये स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट रहेगा। ठीक है, तो दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट कौन सा बना है? वो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। ठीक है, यूएई का। ठीक है, अब अगला, चूंकि हम लोग दुबई के बारे में बात किए हैं, यूएई के बारे में बात किए, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? थोड़ा सा यूएई के बारे में जानना। यूएई जिसकी राजधानी फ्रेंड क्या है? अबू धाबी है। ठीक है, अबू धाबी यहाँ की अबू धाबी इसकी राजधानी है, और यहाँ की मुद्रा फ्रेंड क्या है? दिरहम। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यूएई दिरहम जो है यहाँ की मुद्रा है। यहाँ के राष्ट्रपति फ्रेंड कौन है? यहाँ के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नयान जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और हमने इजराइल की बात की। इजराइल के समय वर्तमान में बेंजामिन नेतन्याहू जो पीएम थे, अब उनके स्थान पर कौन आ गया है फ्रेंड? नफ्ताली। ठीक है, नफ्ताली बेनेट। तो बेंजामिन नेतन्याहू के स्थान पे नए प्रधानमंत्री आ गए हैं इजराइल के, जिनका नाम क्या है? नफ्ताली बेनेट। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पे चलते हैं, भारत और नेपाल को देखते हैं। देखिए, भारत और नेपाल के बीच में एक जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम है लोअर अरुण। ठीक है, ये जो है जल विद्युत परियोजना भारत और नेपाल के बीच में है, और यह परियोजना देखा जाए नेपाल के संखुआ सभा और भोजपुर जिलों में स्थित है। चूँकि ये एक जल विद्युत परियोजना है, तो इस परियोजना के निर्माण हेतु नेपाल ने भारत के साथ $1.3 बिलियन का समझौता किया था। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये चूँकि जो परियोजना है वो अरुण नदी पर है, और इसकी जो क्षमता कितनी है? 679 मेगावाट वाली ये क्षमता है। ठीक है, तो जब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है, इसके लिए भारत ने 1.3 बिलियन जो है समझौता किया था, बिलियन डॉलर का समझौता किया था, भारत और नेपाल के बीच में हुआ था। अगला है कामी रीता शेरपा। चूँकि ये जो है इन्होंने ये पर्वतारोही हैं, तो ये नेपाली पर्वतारोही हैं जिनका नाम है कामी रीता शेरपा। इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 25 बार
ये चढ़ने वाले पहले जो है ये पर्वतारोही बन गए। इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा है। कितने बार? ये दुनिया में पहले ऐसे व्यक्ति दुनिया में पहले पर्वतारोही बन गए हैं जो 25 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किया है, और ये कहाँ के हैं? नेपाल के हैं। ठीक है, अगला है कोशी कॉरिडोर जल विद्युत पाराशर लाइन। ठीक है, कोशी नदी आपको पता ही बिहार का शोक कहा जाता है, और ये कोशी जो है कॉरिडोर विद्युत पाराशर जो लाइन है, इसके बारे में अगर बात करें तो ये भारत ने 106 किलोमीटर लंबी कोशी कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को सौंपी है। ठीक है, इस परियोजना का निर्माण में जो लागत आई थी, जो कि कितनी आई थी? 8.68 करोड़ डॉलर की, वो भारत ने उधार ऋण के रूप में नेपाल को दी है। और इस परियोजना को किसके द्वारा पूरा किया गया है? वो परियोजना को पूरा किया गया है भारत कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के द्वारा जो है ये पूरा किया गया है। तो जो ये कोशी कॉरिडोर है, इस परियोजना पर जो कार्य पूरा हो जाने के बाद देखा जाए तो अरुण और जो है तामोर नदियों पर बनी जो परियोजनाओं से कितना 2000, ठीक है, 2000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति संभव हो सकेगी। ठीक है, ये चीज़ का फ़ायदा होगा। बाकी हम नेपाल की बात कर रहे हैं, तो नेपाल जिसकी राजधानी फ्रेंड क्या है? काठमांडू है। ठीक है, और नेपाल की करेंसी फ्रेंड क्या है? नेपाली रुपया। और यहाँ के जो पीएम हैं जिनका नाम है शेर बहादुर, ठीक है, शेर बहादुर देउबा जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है विद्या देवी भंडारी। ठीक है, अगला है भारत और चीन को देखते हैं। भारत और चीन में सबसे इंपॉर्टेंट देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये नहीं सोचिएगा कि भारत और चीन, हम ये देखेंगे अगर भारत और चीन देख रहे हैं तो चीन में क्या क्या चीज़ें की गई हैं जो वर्ल्ड न्यूज़ बन सकती हैं। ठीक है, तो चीन में सबसे पहले जो किया गया है, चीन ने ऑनलाइन गेम को लेकर के एक नए नियम लागू किए हैं। ठीक है, इसने प्रतिबंध लगाया है बच्चों को जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं, जो एडिक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो नए आदेश के अनुसार देखा जाए 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को केवल शुक्रवार, शनिवार और रविवार को रात 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक ही ऑनलाइन गेम खेलने की अनुमति होगी। तो जो 18 वर्ष से कम के बच्चे हैं उनके लिए चीन की सरकार ने एक नियम लेके आया है कि अब ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में 3 दिन और हर 3 दिन यानी कि एक दिन 1 घंटे और 3 दिन यानी कि पूरे 3 दिन तक वो सिर्फ 1-1 घंटे खेलेंगे। हफ्ते में 3 घंटे को गेम को खेलेंगे, तो सप्ताह में केवल 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं, यानी कि शुक्रवार को 1 घंटे, शनिवार को 1 घंटे और रविवार को 1 घंटे। कब से कब तक? रात को 8 बजे से 9 बजे तक। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि किस देश के द्वारा सबसे पहले मतलब ऑनलाइन गेमिंग को कंट्रोल करने के लिए एक नियम लाया गया, तो वो चीन के द्वारा लाया गया है। ठीक है, चीन देखिए WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित हुआ है। तो चीन जो है WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाण प्रदान किया है। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो 40 जो विश्व स्तर पर 40 देशों को WHO ने मलेरिया मुक्त जो है वो प्रमाण प्रदान किया, जिसमें से देखा जाए तो इसी वर्ष जो है 2021 में अल सल्वाडोर को भी, 2019 में अल्जीरिया को, 2019 में ही अर्जेंटीना को, पराग्वे को देख लीजिए 2018 में, उज्बेकिस्तान को 2018 में, इन लगभग 40 देशों को WHO ने मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। अगर हम बात करें WHO की एक पहल की जिसका नाम है E2025 पहल, E25 इनिशिएटिव, जो कि WHO के द्वारा चलाई गई है। और ये जो इनिशिएटिव है E25 इनिशिएटिव, इसमें जो है WHO ऐसे 25 देशों की पहचान करेगा जिन्हें 2025 तक मलेरिया मुक्त देश बनाएगा। ठीक है, तो एक इनिशिएटिव चलाया गया है WHO के द्वारा जिसका नाम है E25 इनिशिएटिव। इसमें WHO 25 देशों की पहचान करेगा, और इस पहचान किया है और उन्हें 2025 तक मलेरिया मुक्त देश बनाने का लक्ष्य रखा है। तो ध्यान रखिएगा E25 इनिशिएटिव बाय WHO। ठीक है, चीन द्वारा देखा जाए अगला, चीन द्वारा भारतीय सेना के नज़दीक, भारतीय सीमा के नज़दीक तिब्बत में पहली बुलेट ट्रेन की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ये एक तरीके से भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब गंभीर मुद्दा है, क्योंकि उसके ये एक तरीके से सीमा पे ऐसी सारी गतिविधियां हो रही हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चीन द्वारा तिब्बत के सुदूर हिमालयी क्षेत्र में अपनी पहली पूर्ण विद्युतीकरण बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू किया गया है। ठीक है, जो तिब्बती प्रांत की राजधानी लहासा और अरुणाचल प्रदेश के करीब रणनीतिक रूप से स्थित इंगची शहर को जोड़ती है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, इंगचिंग शहर को और लहासा को जोड़ रही है, जो कि चीन के द्वारा जो पहली बुलेट ट्रेन चलाई गई है, कहाँ पे? तिब्बत में चलाई गई है। ये पहली जो है पूर्ण रूप से ये विद्युतीकरण बुलेट ट्रेन है, इसका संचालन किया जा रहा है, और तिब्बत की राजधानी लहासा और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र है उसके पास में ये ट्रेन को चलाया जाएगा। ठीक है, अगला है, चीन द्वारा विश्व के सबसे बड़े
बांध परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तो चीन द्वारा विश्व के सबसे बड़े जो बांध परियोजना का निर्माण किया जा रहा है फ्रेंड, वो किया जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर। और ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में क्या कहा जाता है, यारलुंग जांगबो नदी के नाम से जाना जाता है। इस पे किया जा रहा था। तो विश्व का सबसे बड़ा जो बांध परियोजना का निर्माण किया जा रहा है चीन के द्वारा किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी पे किया जा रहा है। ये जो परियोजना है वो रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और इसकी क्षमता कितनी होगी, 60 गीगावाट होगी। ठीक है, अगला है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, कि सिंथेटिक कैबनिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला जो देश बना है वो चीन बना है। तो चीन जो है वो विश्व का पहला ऐसा देश बना है जिसने सिंथेटिक कैबनिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाया है। ये जो सिंथेटिक कैबनिनोइड्स की अगर हम बात करें तो फ्रेंड ये क्या है, ये रासायनिक रूप से जो तैयार किए जाने वाला एक नशीला यौगिक है। ठीक है, नशीला यौगिक है, ये कंपाउंड है और एक प्रकार का इस प्रकार के जो यौगिक है ना वो समांतर भांग में भी पाया जाता है। तो इस तरीके से जो एक नशीले पदार्थ पर प्रतिबंध लगाया है, किसने, चीन ने लगाया है। इसका नाम क्या है, सिंथेटिक कैबनिनोइड्स जो है नाम है। ठीक है, अब हम चूंकि चीन के बारे में बात करें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है चीन को जानना। चीन जिसकी राजधानी फ्रेंड क्या है, बीजिंग। ठीक है, चीन जिसकी राजधानी क्या है, बीजिंग है। और यहाँ का जो करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी जो है रेनमिनबी है यहाँ की करेंसी, और यहाँ के प्रेसिडेंट को है शी जिनपिंग। ठीक है, शी जिनपिंग जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अब आ जाते हैं भारत और रूस पर। ठीक है, भारत और रूस, तो 6वीं पूर्वी आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2021 हुआ है। कहाँ पे हुआ था, तो ये रूस के व्लादिवोस्टोक में आयोजित 6वें पूर्वी आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला है ओपन स्काई ट्रीटी। ठीक है, ओपन स्काई ट्रीटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि क्या है। देखिए, ये चर्चा में क्यों था कि 1992 में फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में हस्ताक्षरित इस संधि को जनवरी 2002 में लागू किया गया, जिसे 30 देशों से अधिक जो इसके सदस्य थे। ठीक है, तो ये ओपन स्काई ट्रीटी है जिसमें देखिए भारत इस ट्रीटी का हिस्सा नहीं है। और ये ट्रीटी जो है चर्चा में क्यों है कि इस ट्रीटी से हाल ही में रूस की सरकार ने इस संधि से हटने का निर्णय लिया है। देखिए, रूस जो है अपना पक्ष ये रख रहा है कि अमेरिका जो कि इस ट्रीटी से ऑलरेडी 2020 में इस संधि से अलग हो गया था, ओपन स्काई ट्रीटी से, तो जो रशिया है वो ये पक्ष रखता है कि अमेरिका और जितने जो कुछ अन्य जो नाटो सदस्य देश हैं इस ट्रीटी के, वो इस संधि का दुरुपयोग उनके द्वारा किया जाता रहा है। और इसी कारण से जो है रशिया ने भी इस ट्रीटी से हटने का निर्णय ले लिया है, जिसकी वजह से ये ट्रीटी काफ़ी चर्चा में है। इस ट्रीटी की बात करें फ्रेंड, तो इस ट्रीटी का मकसद ये है कि जितने भी इस ट्रीटी के जो सदस्य देश होंगे वो सदस्य देशों की सेना और उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे एक दूसरे की, और जितने भी सदस्य देशों की जो मिलिट्री होगी वो एक दूसरे के इलाकों में उनके मतलब उड़ान भरेंगे और जो उड़ान का संचालन करेंगे, एक दूसरे को अनुमति देंगे, ताकि जो पश्चिमी देश के बीच में क्या हो सके, पश्चिमी देश और रूस के बीच में क्या कर सके, एक विश्वास निर्माण का कार्य हो सकता है। ठीक है, विश्वास निर्माण जो है करना था, यही इसका उद्देश्य था। लेकिन अब इस ट्रीटी को, चूंकि रशिया भी इस ट्रीटी से अलग हो गया, अमेरिका इस ट्रीटी से पहले ही अलग हो चुका था। ठीक है, एक तरीके से विश्वास बहाली की ट्रीटी थी कि एक दूसरे जो देश हैं वो ऐसी कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं जो एक दूसरे के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रीटी ध्यान रखिएगा। देखिएगा, इस ट्रीटी में भारत इस ट्रीटी का सदस्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया है। ठीक है, तो भारत और रूस जो है 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र को स्थापित करने हेतु सहमत हुए हैं। तो चौथा देश बन जाएगा, यानी कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बाद रूस जो है वो चौथा देश, और पहला देखा जाए गैर क्वाड देश बना जिसके साथ भारत यह तंत्र जो है स्थापित करेगा। क्वाड देशों में कौन कौन है फ्रेंड, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। लेकिन ये जो है रशिया जो कि चौथा देश बन गया है, जो कि गैर क्वाड देश है, और इसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद की शुरुआत करने की तैयारी कर ली है। ठीक है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्निवैक। ये क्या है भाई, ये है पशुओं के लिए बनाई गई दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन, जिसका नाम है कार्निवैक। किसके द्वारा निर्माण किया गया है, रूस के द्वारा। तो रूस जो है दुनिया का जो है पशुओं के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन का निर्माण रूस के द्वारा किया गया है, जिसका नाम है कार्निवैक वैक्सीन। रूस जिसकी राजधानी फ्रेंड मॉस्को है। ठीक है, और इसकी करेंसी फ्रेंड क्या है, रूबल है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। और यहाँ के अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो मिखाइल मिशस्टिन जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, अगला है भारत और ब्रिटेन है। भारत और ब्रिटेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, हम इसे देख लेते हैं। ब्रिटेन की बात करें तो फ्रेंड ब्रिटेन जो है दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जन की जो है। इंग्लैंड दुनिया का पहला
देश बन गया है जहां सभी घरों और कार्यालयों में स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जर की सुविधा होगी, जो ऑफ पीक अवधि के दौरान वाहनों को स्वचालित रूप से चार्ज कर सकते हैं। तो देखा ब्रिटेन की एक योजना है, या ब्रिटेन ने जो है 2030 से जितने भी पेट्रोल और डीजल वाली कारों की बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है 2030 से। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन जो है इस तरह के कार्य कर रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरित हो सके इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को खरीदने के और साथ ही साथ उनके इस्तेमाल करने के लिए। इसलिए ब्रिटेन दुनिया का ऐसा देश बन गया है कि जहाँ पे जितने भी नए घर बन रहे हैं, जितने भी कार्यालय बन रहे हैं, वहाँ पे क्या किया जाएगा, ये जो चार्जिंग का जो है जो वाहन चार्जर को, इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जर को लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। लिवरपूल शहर जो है ब्रिटेन में है, चर्चा में क्यों है, तो इंग्लैंड के लिवरपूल शहर को यूनेस्को यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको कर दिया गया यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से लिवरपूल को बाहर कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा मानना है कि जो 2002 में जो लिवरपूल है, वहाँ के जो शहरी इलाकों में वहाँ पे जो भवनों का कार्य किया जा रहा है, जो इमारतों के निर्माण का कार्य किया जा रहा है, उन गतिविधियों से यूनेस्को काफ़ी चिंतित है। और यूनेस्को का ये मानना है कि जो निर्माण गतिविधियाँ हैं वो इस विरासत स्थल की प्रामाणिकता और शाख के लिए हानिकारक है। इसी को ध्यान में रखते हुए लिवरपूल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल से सूची से बाहर कर दिया है। ध्यान रखिएगा, लिवरपूल कहाँ पे है, ब्रिटेन में है। लिवरपूल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से स्थान गंवाने वाला तीसरा विरासत स्थल बना है। इसके साथ दो अन्य जो है वो ओमान में देखा जाए अरबी ओरिस्क जो कि पशु अभ्यारण्य है, और एक जर्मनी का ड्रेक्सडेन में एल्बे घाटी जो है वो शामिल है। ठीक है, तो तीन जो है शहरों को, तीन क्षेत्रों को यहाँ से अलग कर दिया गया है। ठीक है, अगला है ब्रिटेन दुनिया का ऐसा देश बन गया जिसने सड़कों पर धीमी गति पर ऑटो ड्राइविंग या चालक रहित कारों को चलाने की अनुमति दी है। बिल्कुल स्लो मोशन में रहेगा, लेकिन इसमें कोई चालक नहीं होंगे, ऑटो ड्राइव करेगा। और ऐसा जो है ब्रिटेन दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है इन चालक रहित कारों को संचालन की अनुमति देने के लिए। ठीक है, अगला है 47वां जी सम्मेलन। देखिए, इसकी मेजबानी भी यूके के द्वारा की गई थी। तो 47वां G7 लीडर्स शिखर सम्मेलन जो है उसका आयोजन कार्निवाल यूनाइटेड किंगडम में हाइब्रिड फॉर्मेट में किया गया। इसकी मेजबानी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा की गई, क्योंकि वर्ष 2021 के लिए G7 का अध्यक्ष कौन था, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो G7 का इस बार अध्यक्षता किसने किया है, वो किया है यूनाइटेड किंगडम ने किया है। 47वां था ये, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में संपर्क आउटरीच सत्र को इन्होंने संबोधित भी किया। और इस दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का मंत्र रखा। और 47वां जी शिखर सम्मेलन की जो थीम थी, जो विषय था, वो क्या नाम था, बिल्ड बैक बेटर। और वर्ष 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा G7 का, वो किया जाएगा जर्मनी के द्वारा। ठीक है, 48वां जी शिखर सम्मेलन, ठीक है, इसकी अध्यक्षता जर्मनी के द्वारा किया जाएगा। इस बार किसके द्वारा किया गया है फ्रेंड, इस बार किया गया है यूके के द्वारा। ऑकस क्या है, ऑकस यानी कि ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और साथ ही साथ यूएस, ये एक तरीके से सहयोग है। किसमें सहयोग है, तो यूएस से यूके और ऑस्ट्रेलिया ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु एक नई त्रिपक्षीय साझेदारी जिसका नाम है ऑकस की घोषणा किया है। तो ऑकस पूछ सकता है कौन कौन से देश शामिल हैं, इसमें यूएसए है, यूके है और ऑस्ट्रेलिया है। और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ाने के उद्देश्य से इस सहयोग साझेदारी पे जो कि त्रिपक्षीय है उस पे समझौता किया है इन तीन देशों ने। COP26 फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP26, ठीक है। कॉन्फ्रेंस और पार्टीज जो है 26वां, उसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई है, यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा किया गया। बोरिस जॉनसन ने कहाँ पे किया, स्कॉटलैंड के सबसे बड़े शहर जिसका नाम है ग्लासगो में किया है, ठीक है। COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन के पहले बड़े सौदे में देखा जाए तो सबसे पहला जो सौदा किया गया, जो समझौता किया गया किसमें, COP26 में, वो था कि जो 100 नेता हैं वो 2030 तक वनों की कटाई को समाप्त करेंगे, और ना सिर्फ वनों की कटाई को समाप्त करेंगे बल्कि पारिस्थितियों को बढ़ाने की भी क्या करेंगे, प्रतिबद्धता व्यक्त करेंगे। यानी कि जो वनों की कटाई को ना सिर्फ रोकेंगे बल्कि वन के क्षेत्रों को बढ़ाने का भी कार्य करेंगे। और इसमें ब्राजील ने भी जो कि समझौता किया। ब्राजील फ्रेंड अमेज़न के वहाँ जंगल है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी पैमाने पर कटाई किया जा रहा है जिसकी वजह से काफ़ी ब्राज़ील केंद्र में है दुनिया के, तो उसने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है और प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि 2030 तक वनों की कटाई को रोक दिया जाएगा। और ना सिर्फ कटाई को रोका जाएगा बल्कि वन के क्षेत्रों के विस्तार करने का भी प्रयास किया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को हासिल करने के मदद करने के लिए पंचामृत रणनीति का प्रस्ताव रखा। क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। पंचामृत रणनीति आप क्लास देख लेना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी कि रणनीति क्या है। 5 रणनीतियां जो भारत के द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। इसी 5 पंचामृत रणनीति का एक भाग है कि भारत जो है वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, नेट जीरो कार्बन इमिशन तक पहुंचने के लक्ष्य की घोषणा किया है। ये जो कि इसी लक्ष्य का एक भाग है। ठीक है, अब हम चूंकि ब्रिटेन के बारे में पढ़ रहे हैं, ब्रिटेन जिसकी राजधानी फ्रेंड कहाँ है, लंदन। ठीक है, इसकी करेंसी क्या है, पाउंड स्टर्लिंग जो है इसकी करेंसी, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, बोरिस जॉनसन जो है वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। इस तरीके से हमने सारे देशों को कवर कर लिया। अब हम एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें पढ़ेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहला जो है, भारत जो है 6ठी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन फ्रेंड, यूनाइटेड ये देखा जाए तो यूएन का एक निकाय है और ये विश्व भर में मानवाधिकार के संरक्षण के लिए कार्य करता है, लोगों के अधिकारों के संरक्षण, उनको बचाने का कार्य करता है, और इसी का सदस्य जो बना है 6वीं बार भारत बन गया है। तो भारत जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 6वें कार्यकाल के लिए भारी बहुमत से लगभग 193 जो सदस्य देश हैं यूनाइटेड नेशन के, उनमें से 184 सदस्य देशों ने भारत के पक्ष में वोट किया, और इसी के साथ साथ भारत जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का 6वें कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित कर लिया गया। इसका जो कार्यकाल देखा जाए 2022 से लेकर के 2024 तक रहेगा। और बात करें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की, तो इसमें देखिए कितने सदस्य देश शामिल हैं, 47 सदस्य देश शामिल हैं, और इनका चुनाव देखिए किसके द्वारा किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के जरिए जो है इनका चुनाव किया जाता है। और इस परिषद का गठन देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का गठन किया गया था वर्ष 2006 में किया गया था। इसका मुख्यालय देखिए जेनेवा में है जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की, तो वो है नजत शमीम जो है वो इसके कमीशन के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए अगले बिंदु पे बढ़ते हैं। संकल्प 2593 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संकल्प वो है अफगानिस्तान से संबंधित। तो ये संकल्प पारित किया गया, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, ये किया गया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। किस मुद्दे पर, तालिबान के मुद्दे पर, और अफगानिस्तान के प्रति सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने के लिए संकल्प 2593 जो है वो लाया गया। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो अफगानिस्तान में जो वर्तमान में तालिबान की सरकार है, उस तालिबान की सरकार के मुद्दे पर, और साथ ही साथ अफगानिस्तान के प्रति जो सुरक्षा परिदृश्य है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का जो अफगानिस्तान के प्रति जो दृष्टिकोण, उसको प्रदर्शित करने के लिए संकल्प को लाया गया, और इस संकल्प को भारत के भी द्वारा अपनाया गया, इसलिए यह संकल्प हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है, देखा जाए मलेरिया की जो पहली वैक्सीन है जिसका नाम है मॉस्कोरिस्क। ठीक है, तो RTS-SAS01 मलेरिया या फिर इसे हम मॉस्कोरिस्क कहते हैं। मॉस्कोरिस्क क्या है, तो WHO ने दुनिया की पहली मलेरिया की वैक्सीन जिसका नाम मॉस्कोरिस्क को मंजूरी दिया है। तो दुनिया की पहली वैक्सीन जिसको WHO के द्वारा मान्यता दी गई उसका नाम क्या है, मॉस्कोरिस्क है। इस वैक्सीन को देखिए किसके द्वारा बनाया गया, ये जो वैक्सीन है वो ब्रिटिश निर्माता कंपनी जिसका नाम है दवा निर्माता कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के द्वारा इस मॉस्कोरिस्क का निर्माण किया गया, जिसको WHO ने मान्यता दिया है। वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन जो है वो मलेरिया के सबसे घातक प्रकार जिसका नाम है प्लाज्मोडियम क्लाल्सीपेरम के खिलाफ ये काम करती है, जो कि 5 परजीवी प्रजातियों में से एक और सबसे घातक है। चूंकि ये पहली ऐसी वैक्सीन है, ये पहली ऐसी लाइसेंस वैक्सीन है जिसका उपयोग किसी भी परजीवी के लिए, जो यहाँ पे 5 परजीवी हैं, उन किसी भी परजीवी के कारण होने वाले रोगों पे किया जा सकता है। और तो और इस वैक्सीन से अगर हेपेटाइटिस बी से भी बचाने का काम किया जा सकता है। ठीक है, ये वैक्सीन उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कामगर है। ठीक है, तो इस वैक्सीन की बात करें तो ये परजीवी के खिलाफ, अगर हम मलेरिया की बात करते हैं तो मलेरिया क्या है, एक जानलेवा बीमारी है। किसके द्वारा होती है, तो ये परजीवी संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से लोगों में फैलती है। और मलेरिया के लक्षणों की बात करें फ्रेंड, तो मलेरिया के लक्षणों में क्या है कि बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, ठंड लगना और पसीना आना शामिल है। और हम लोगों ने अभी E25 इनिशिएटिव पहल के बारे में बात किया, WHO का पहल है वर्ष 2025 तक 25 देशों को मलेरिया मुक्त करना, ये है WHO का
E25 इनिशिएटिव, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। और अभी हाल ही में चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। इसी के साथ साथ 40 देश जो हैं वो मलेरिया मुक्त देश घोषित हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला है पॉइंट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 76वां सत्र। ठीक है, किससे संबोधित किया भाई? इस समय जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो अध्यक्ष हैं वो हैं मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद हैं। ठीक है, और देखा जाए सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76वें सत्र को इन्होंने संबोधित किया। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, इस सत्र के जो हैं कौन है, इंपॉर्टेंट है अध्यक्ष। ठीक है, तो ये इस समय मालदीव के जो विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद जो है वो हैं। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। अगला है दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप। ये देख लीजिए, दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप है किस देश के द्वारा बनाया गया? तो डेनमार्क के द्वारा उत्तरी सागर जो नॉर्थ सी है, आपने देखा होगा ब्रिटेन का जब हम मैप देखते हैं तो नॉर्थ सी देखते हैं ना, तो उसी में इसको बनाया गया है। तो डेनमार्क के उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण को मंजूरी दी गई है, डेनमार्क के द्वारा दी गई है। और यह द्वीप का आकार फ्रेंड देखा जाए 12,000 वर्ग मीटर, लगभग माना जाए तो 18 जो फुटबॉल पिंच होते हैं ना उतने जितना बड़ा होगा। ठीक है, ये विशाल का जो द्वीप है, ये विशाल द्वीप है, 18 फुटबॉल पिंचों यानी कि लगभग 12,000 वर्ग मीटर में होगा, और जिससे कि हरित ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। तो इस हरित ऊर्जा का उत्पादन इतने बड़े जो है ऊर्जा द्वीप से होगा, तो इस उत्पादन से जितने भी यूरोपीय देश हैं उनमें 3 मिलियन घरों में बिजली आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। ठीक है, अगर हम कोपेनहेगन की बात करें, डेनमार्क की बात करें, तो डेनमार्क की राजधानी फ्रेंड क्या है? कोपेनहेगन है। और यहाँ की करेंसी क्या है फ्रेंड? डेनिश क्रोन। ठीक है, डेनिश क्रोन जो है वो यहाँ की करेंसी। और ये देखिए, यही है दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप। ठीक है, देखिए समुद्र के बीच में द्वीप है, किस समुद्र में है? नॉर्थ सी में है। ठीक है, किसके द्वारा? डेनमार्क के द्वारा। अगला है दुनिया का पहला शिप टनल। ये देखिए सुरंग है, सुरंग में शिप टहल रही है। ठीक है, तो किसके द्वारा? नॉर्वे में दुनिया का पहला शिप टनल, जिसे जहाज़ों के लिए सुरंग बनाया जाएगा। ठीक है, तो नॉर्वे में बनाया जा रहा है और इसका निर्माण जो है वर्ष 2025 तक शुरू होगा। और ये कितना लंबा सुरंग होगा? 1.7 किलोमीटर लंबा सुरंग होगा। और ये दुनिया का सबसे लंबा जो है दुनिया का सबसे पहला जो है ये शिप टनल होगा। ठीक है, अभी लंबा नहीं, हमें सबसे पहला देखना है कि सबसे पहला शिप टनल होगा। ये आप पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नॉर्वे की बात करें, नॉर्वे की राजधानी फ्रेंड क्या है? ओस्लो है। ठीक है, करेंसी क्या है? नॉर्वेजियन क्रोन जो है यहाँ की करेंसी। और यहाँ के पीएम कौन है? एर्ना सोलबर्ग जो है वो यहाँ के पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है। ध्यान रखिएगा, दुनिया का पहला शिप टनल नॉर्वे में कब शुरू होगा? 2022 में इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। और कितना लंबा है ये? 1.7 किलोमीटर लंबा है। अगला है दुनिया का सबसे बड़ी हवाई जहाज़। तो किसके द्वारा दुनिया के सबसे बड़ी हवाई जहाज़ जो है वो इस परीक्षण किया गया? ये देख लीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी हवाई जहाज़ है, जिसकी आप पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। तो स्ट्रेटो लॉन्च कंपनी के द्वारा दुनिया के सबसे बड़ी हवाई जहाज़ के उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो फ्रेंड, ये जो हवाई जहाज़ है वो देखा जाए तो ये जो कंपनी है इसने इस हवाई जहाज़ को कैलिफोर्निया जो स्थान है यूएस में, मोज़ेफ वहाँ पे रेगिस्तान है। ठीक है, तो मोज़ेफ रेगिस्तान से अधिक स्पष्ट आसमान में अंतरिक्ष तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करता है यह जहाज़। और ये कंपनी जो है, जो कि स्ट्रेटो लॉन्च कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड यहीं पे है, मोज़ेफ, जो कि कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। और इस जहाज़ की बात करें तो यह जहाज़ जो है हाइपरसोनिक वाहनों के परिवहन के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, हाइपरसोनिक वाहनों के परिवहन के लिए इस जहाज़ को डिज़ाइन किया गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ी जहाज़ कहाँ पे? ये स्ट्रेटो लॉन्च कंपनी के द्वारा चलाई गई है। और ये कहाँ पे है? ये स्ट्रेटो लॉन्च कंपनी कहाँ की बेस्ड है? यूएस की बेस्ड है। इसका हेडक्वार्टर मोज़ेफ जो कि कैलिफोर्निया में है। अगला है अरोका। अरोका क्या है? तो पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किया गया है। तो ये दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री अरोका, जिसकी आप पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये जो नदी है पाइवा नदी पर बनाया गया। तो ये पाइवा नदी के दोनों छोरों को ये जोड़ रही है और ये दुनिया का सबसे लंबी ब्रिज है। तो हमें देखना चाहिए सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज है, कितना मीटर लंबा है ये? तो इसकी लंबाई 516 जो है मीटर, और इसकी ऊंचाई देखी जाए तो 175 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, कहाँ पे है? दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज पुर्तगाल में है। पुर्तगाल की राजधानी फ्रेंड क्या है? लिस्बन है। यहाँ की राजधानी जो है वो लिस्बन है। और यहाँ की मुद्रा फ्रेंड क्या है? यूरो है। और यहाँ के हम राष्ट्रपति की बात करें तो मार्सेलो रेबेलो डी सूसा जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला है
फर्मीना दुनिया की सबसे लंबी समुद्री केबल, जैसा कि आप यहाँ पे एक फोटो दिख रही है, ये है फर्मीना जो है ये समुद्री केबल है। तो दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी वाटर केबल, समुद्र के अंदर से ये केबल गई है, जिसका नाम क्या है, फर्मीना। गूगल के द्वारा निर्माण की योजना बनाई जा रही है। तो गूगल के द्वारा दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल का निर्माण का योजना बनाया जा रहा है, जिसका नाम क्या है, फर्मीना। यह केबल देखा जाए तो यूएसए को अर्जेंटीना से जोड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यूएसए के बाद देखा जाए तो फ्रेंड ये जो केबल है वो देखिए तो ब्राज़ील को जोड़ा है। ब्राज़ील के बाद देखा जाए उरुग्वे को, फिर अंत में अर्जेंटीना को। ठीक है, तो यहाँ पे हम ध्यान से देख सकते हैं। तो ये गूगल जो है अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे को जोड़ने वाली दुनिया की सबसे लंबी जो समुद्री केबल बना रहा है। और ये समुद्री केबल जो है इन क्षेत्रों में, ये जो क्षेत्र है इन क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्शन क्षमता को बढ़ावा देगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला है 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा। क्यों भाई इसको शामिल किया गया? क्योंकि इस सभा की अध्यक्षता हमारे पूर्व जो केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं हर्षवर्धन जी के द्वारा किया गया है। तो इस सभा यानी कि 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा की गई थी। ये देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन ने मास्क लगाए। देखिए स्वास्थ्य है, आज के डेट में स्वस्थ व्यक्ति वही है, स्वस्थ व्यक्ति वही है जो मास्क लगाता है। इसलिए इनको मास्क के साथ आपको लगाया गया कि भाई आप तो भी प्रॉपर मास्क लगाते रहिए। ठीक है, यही आपके लिए स्वास्थ्य के लिए इस समय सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोवैक्स सुविधा के माध्यम से कोविड-19 टीकों तक निष्पक्ष और समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रयास करने की अपील किया है इस बैठक में, ताकि और साथ ही साथ वर्ष 2013 से 2030 की अवधि के दौरान गैर संचारी रोगों की रोकथाम व नियंत्रण के लिए वैश्विक कार्य योजना के क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार की गई है। तो 2013 से लेकर के 2030 की अवधि के दौरान जो गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जो वैश्विक कार्य योजना के क्रियान्वयन की रूपरेखा 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा के अंतर्गत जो है वो की गई है। ठीक है, अगली बात है, अगला है मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भारत की ही एक तरीके से भारत द्वारा ये जो एक प्रायोजित प्रस्ताव था, जिसको यूनाइटेड नेशन महासभा ने सर्वसम्मान से इसको सर्वसम्मत के साथ इसको स्वीकार किया। और इसी के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के प्रस्ताव को अपना करके वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया। ठीक है, तो जो देखा जाए वर्ष 2023 में देखा जाए तो 70 से अधिक देशों को, ठीक है 70 से अधिक देश जो है 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है वो मनाएंगे। और इसी के साथ साथ देखा जाए ये किसके द्वारा किया गया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष जो है वो घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के फ्रेंड यहाँ पे देख लीजिए, अभी हम लोगों ने जैसे बात किया इस समय अध्यक्ष कौन है, मालदीव के जो है जो विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद। ठीक है, अब्दुल्ला जो है शाहिद जो है वो हैं, जिनकी देखिए आप पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर फ्रेंड कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, किसका, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी। अगला है गोल्डन राइस। पिक्चर आप देख रहे हैं, देखिए पीले रंग का ये राइस है, क्योंकि ये चमकीले पीले रंग के कारण इसको गोल्डन राइस कहा जाता है। तो देखिए इसको किसने बनाया, तो चावल के आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक खेती को अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बना, कौन बना, फिलीपींस। तो फिलीपींस जो है वो विश्व का या दुनिया का पहला देश है जिसने चावल के आनुवांशिक रूप से जो संशोधित गोल्डन राइस की व्यावसायिक खेती को अनुमति दिया है। फ्रेंड अगर हम गोल्डन राइस की खूबियों की बात करें तो अगर आप 1 कप गोल्डन राइस लेंगे और इस 1 कप गोल्डन राइस में लगभग 40% जो है वो विटामिन ए जो है पाया जा सकता है। तो काफ़ी ये जो गोल्डन राइस होती है वो विटामिन ए की प्रचुरता से काफ़ी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में विटामिन ए इसमें पाया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा जो 6 महीने से लेकर के 5 साल के उम्र के बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसी के साथ साथ बचपन में जो अंधेपन से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा ये मददगार होता है विटामिन ए। तो विटामिन ए से काफ़ी ज़्यादा ही जो है प्रचुर मात्रा इसमें पाई जाती है विटामिन ए की। पूछा भी गया है किसी एग्जाम में कि जो गोल्डन राइस है उसमें कौन सी विटामिन की प्रचुरता पाई जाती है, विटामिन ए की पाई जाती है। अगर हम फिलीपींस की बात कर रहे हैं फ्रेंड, तो फिलीपींस की बात अगर हम करें तो फिलीपींस जिसकी राजधानी फ्रेंड क्या है, मनीला है। ठीक है, मनीला यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की करेंसी की ब्रांड करें तो फिलिपिनो पेसो है। ठीक है, फिलिपिनो पेसो जो है वो यहाँ की करेंसी। और यहाँ के राष्ट्रपति देख लीजिए कौन है फ्रेंड, रोड्रिगो दुटर्ते जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रिंटेड स्टील ब्रिज, जैसा कि आप पिक्चर देख रहे हैं ना, ये 3D जो है प्रिंटेड, दुनिया का पहला जो है प्रिंटेड 3D स्टील ब्रिज है। यहाँ पे 3D होना चाहिए था, यहाँ पे 13 हो गया फ्रेंड, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे 3D होगा, 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज। तो नीदरलैंड के राजधानी जो है, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला प्रिंटेड स्टील 3D ब्रिज होना चाहिए था। 3D ब्रिज का निर्माण किया गया है और पुल की लंबाई जो है करीब 40 फीट है और यह 1 टन, यह एक जो है ब्रिज है वो 6 टन स्टेनलेस स्टील संरचना है। ठीक है, तो पुल की लंबाई कितनी है, लगभग 40 फीट है और यह जो संरचना है यह एक 6 टन स्टेनलेस स्टील संरचना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दुनिया का पहला प्रिंटेड स्टील 3D ब्रिज जो है उसका निर्माण नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में किया गया था। नीदरलैंड जिसकी करेंसी फ्रेंड यूरो है। अगला है पहली जीनोम मैपिंग परियोजना। ठीक है, जीनोम पहली बात तो क्या होता है ये जान लीजिए। देखिए, जीनोम जो होता है ना वो किसी भी जीव के डीएनए या फिर आरएनए, वायरस में जो आरएनए होता है, तो किसी भी जो है जीव में डीएनए पाया जाता है, तो उन डीएनए में जो विद्यमान समस्त जीन होते हैं उन जीनों के अनुक्रम को क्या कहा जाता है, जीनोम कहा जाता है। अब बात आ जाती है भाई जीनोम मैपिंग क्या है। तो जीनोम मैपिंग की बात करें तो देखिए, एक जीन के स्थान, अगर एक जिन है और उस जिन के स्थान और जिन के बीच की दूरी की पहचान करने के लिए जो उपयोग किया जाता है, जो तकनीकी उपयोग किया जाता है, उस तकनीकी उपयोग को क्या कहा जाता है, जीनोम मैपिंग। ठीक है, तो कोई जिन है उसके स्थान को जानने के लिए, और कई जिन होते हैं और उन जिनों के बीच की जो दूरी होती है उन दूरियों की पहचान करने के लिए एक तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तकनीकी को क्या कहा जाता है, जीनोम मैपिंग कहा जाता है। तो दुनिया की जो पहली जीनोम मैपिंग परियोजना चलाई जा रही है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी संस्था के द्वारा चलाई जा रही है। कहाँ पे चलाई जा रही है, हिंद महासागर में चलाई जा रही है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी संस्था ने हिंद महासागर में पहली जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत की है और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, क्या किया जाएगा कि इससे समुद्री जीवों में मौजूद पोषक तत्वों और रोगाणुओं का चित्रण किया जा सकेगा। तो जितने भी समुद्री जीव हैं उनके डीएनए की जांच करके इससे ये पता चलेगा कि उनमें कौन से पोषक तत्व हैं और उन पे अगर कोई रोगाणु है तो उनका भी चित्रण किया जा सकता है जीनोम मैपिंग परियोजना के द्वारा। अगला है विश्व का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर संयंत्र। जैसा कि आप देख रहे हैं तो वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन कैप्चर प्लांट जो है वो आइसलैंड में स्थापित किया गया है और इसका नाम क्या है, आइसलैंडिक शब्द ओरका। तो इसका नाम क्या है, ओरका। ये भी पूछ सकता है कि विश्व का ओरका क्या है। तो ओरका जो है वो विश्व का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर संयंत्र है जिसको स्थापित आइसलैंड में किया गया। ओरका जो कि एक आइसलैंडिक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है ऊर्जा। ठीक है, ओरका का अर्थ होता है एनर्जी, ऊर्जा। यह प्लांट जो है वो प्रतिवर्ष 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेगा। ठीक है, ये जो आप कार्बन के हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, आइसलैंड जिसकी राजधानी फ्रेंड क्या है, रेकजाविक जो है वो इसकी राजधानी है और यहाँ की करेंसी फ्रेंड क्या है, क्रोना। ठीक है, क्रोना जो है वो यहाँ की करेंसी है। ठीक है, आइसलैंड की। अगला है A76। तो भाई A76 क्या है, A76 जो कि चर्चा में था क्या है, तो अंटार्कटिका के रोन आइसशेल्फ के पश्चिमी हिस्से से टूटकर अलग हुए हिमखंड आइसबर्ग का नाम जो है वैज्ञानिकों ने A76 रखा है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड है जिसका नाम वैज्ञानिकों ने A76 रखा है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है हाल ही में चर्चा में रहा A76 क्या है, तो A76 जो है वो विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड है जो कि कहाँ से अलग हुआ है, ये अंटार्कटिका के रोने आइसशेल्फ के पश्चिमी हिस्से से टूटकर अलग हुआ है। यह विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड है जो लगभग कितना है, 170 किलोमीटर लंबा है और ये 25 किलोमीटर चौड़ा है। यह हिमखंड जो कि कहाँ तैर रहा है, वेडल सागर में तैर रहा है। ये आप देख सकते हैं जियांड आइसबर्ग ब्रेक्स ऑफ अंटार्कटिका। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग के वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं और देखा जाए ये सब आगे चलता रहा तो बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों, बहुत सारे देश के अस्तित्व पे खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ये आइस शेल्फ, ये जो हिमखंड टूटेंगे ये समुद्र के जलस्तर को बढ़ाएंगे और समुद्र के जलस्तर जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे कई द्वीपों को डूबने और जितने भी देश हैं उनके समुद्री तटीय सीमा से लगे हुए राज्यों के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न करेंगे। तो ये बहुत बड़ी फ्रेंड चुनौती है, इसका जल्द से जल्द निवारण होना चाहिए। अगला है ट्रोकोमा संक्रमण।
ट्रोकोमा संक्रमण क्यों चर्चा में था? तो देखा जाए ये एक तरीके से ट्रोकोमा जो है वो एक जीवाणु से होने वाला संक्रमण है। पूछ सकता है फ्रेंड, जीवाणु से होने वाला है, किससे? बैक्टीरिया से होने वाला है, वायरस से होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा ये एक जीवाणु से होने वाला संक्रमण है और ये किस पर असर करता है? आंखों पर असर करता है और अंधेपन का प्रमुख कारण है। भाई चर्चा में क्यों है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हाल ही में घाना जो कि एक अफ्रीकन नेशन है, तो घाना के बाद गाम्बिया जो है वो ट्रोकोमा को समाप्त करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बन गया है। ठीक है, तो ट्रोकोमा को जो कि गाम्बिया ने भी हाल ही में ट्रोकोमा को समाप्त किया है, जो कि अफ्रीका का दूसरा देश बना है घाना के बाद। इस कारण से ट्रोकोमा जो है, ट्रोकोमा संक्रमण वो चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, अगला है विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र। भाई कहाँ पे लगाया जा रहा है? तो ये किसके द्वारा लगाया जा रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन द्वारा वर्ष 2030 तक सिनान शहर में, जो कि दक्षिण कोरिया का शहर है, विश्व के सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र के निर्माण को मंजूरी दी गई है। तो देखा जाए विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है? दक्षिण कोरिया के सिनान प्रांत में लगाया जाएगा। कब तक? वर्ष 2030 तक। इस संयंत्र की अधिकतम क्षमता देख लीजिए कितनी है, 8.2 गीगावाट है। अगर वर्तमान की हम बात करें फ्रेंड, जो विश्व का सबसे बड़ा अपतटीय पवन जो है फर्म है वो ब्रिटेन के हॉर्सिन, ठीक है, हॉर्नसी 1 में है। ठीक है, और इसकी जो है क्षमता इस समय 1.12 गीगावाट है। ठीक है, ये तो 8.2 गीगा, बहुत ही ज़्यादा इसकी देखा जाए क्षमता है, काफ़ी बड़ा क्षमता पे है। और यहाँ पे भी वर्तमान में जो ब्रिटेन में है, जो हॉर्नसिन 1 में है, वो 1.12 गीगावाट की क्षमता के साथ है। ठीक है, तो ये चीज़ वर्तमान में ध्यान रखिएगा। क्योंकि दक्षिण कोरिया की बात करें, दक्षिण कोरिया जिसकी राजधानी फ्रेंड क्या है? सियोल है। ठीक है, और यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम है दक्षिण कोरियाई वान। ठीक है, दक्षिण कोरियाई वान जो है वो दक्षिण कोरिया की करेंसी है। अगला है पहली अमेरिकी हेरिटेज सिटी विलिंगटन। ठीक है, तो ये देखा जाए तो दक्षिण अमेरिकी राज्य है जिसका नाम उत्तरी कैरोलिन है, और वहाँ पे एक सिटी है जिसका नाम है विलिंगटन सिटी है। वो द्वितीय विश्व जो युद्ध हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में की पहली अमेरिकी हेरिटेज सिटी घोषित की गई है। ठीक है, नाइजीरिया, देखते हैं नाइजीरिया क्यों चर्चा में है। तो नाइजीरिया को देखा जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया। ठीक है, तो पोलियो मुक्त देश अब नाइजीरिया, पहले 3 देश थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नाइजीरिया। अब नाइजीरिया को भी WHO ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो इसी के साथ साथ वर्तमान में देखा जाए तो सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही ऐसे देश हैं जहाँ अभी भी पोलियो जो है वायरस वो मौजूद है। ठीक है, अगला है सिंगापुर। भाई सिंगापुर क्यों चर्चा में है? सिंगापुर से संबंधित कुछ 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहां से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखते हैं सिंगापुर में। देखिए, सिंगापुर टैक्स भुगतान के लिए चेहरे की पहचान फेशियल रिकग्निशन का उपयोग करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो चेहरे की पहचान किसके लिए? टैक्स भुगतान के लिए। और चेहरे की पहचान का उपयोग करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? सिंगापुर बन गया है। सिंगापुर के दूसरे बिंदु की बात करें तो सिंगापुर में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फर्म बनाया जा रहा है। ये तैरता हुआ, इस परियोजना से 60 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक फर्म का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फर्म कहाँ बनाया जा रहा है? सिंगापुर में बनाया जा रहा है। और फिर टैक्स भुगतान के लिए चेहरे की पहचान का उपयोग करने वाला विश्व का पहला देश बना है, सिंगापुर बना है। फिर दूसरा देखते हैं मुक्त व्यापार समझौता, यानी कि रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लागू करने वाला सिंगापुर जो है, सिंगापुर विश्व का पहला देश बन गया है। वर्तमान में देखा जाए रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में सदस्य देश कितने हैं? 15 सदस्य देश शामिल हैं। ठीक है, तो मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने वाला पहला विश्व का देश सिंगापुर है। ठीक है, ये था हमारा सिंगापुर, चूँकि हम सिंगापुर के बारे में अच्छे से देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। तो ये है, देखिए, पहली महिला बहुमत वाली संसद। ठीक है, और ये उस पहली महिला बहुमत वाली संसद की प्रधानमंत्री तो आइसलैंड में हुआ है। आइसलैंड में जो है दुनिया की पहली महिला बहुमत वाली संसद चुनी गई है। कुल कितने वोट थे? 63 वोट थे, जिसमें 30 जो है सीटें वो महिलाओं ने जीती हैं। तो ये पहली महिला, दुनिया की पहली महिला बहुमत वाली संसद आइसलैंड में बनाया गया। उस संसद का फ्रेंड क्या नाम है? उस संसद का नाम है वहाँ की अलिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा,
अलिंथिंग जो है वहाँ की संसद का नाम है। और वहाँ की इस पहली महिला बहुमत वाली संसद की जो प्रधानमंत्री बनाई गई हैं, इस देश की प्रधानमंत्री बनाई गई, उनका नाम है कैटरीन जेकब्स डाट्रिर जो है वो यहाँ की प्रधानमंत्री बनाई गई, जैसा कि आप यहाँ पे फोटो देख रहे हैं। तो कैटरीन के नेतृत्व वाली निवर्तमान गठबंधन सरकार के तीनों दलों ने मतदान के कुल 37 सीटें जीती हैं। ठीक है, ये था हमारा आइसलैंड जिसकी प्रधानमंत्री जो कि आप देख रहे हैं कैटरीन है। ठीक है, दुनिया पहली महिला बहुमत वाली संसद। अगला है तारा नीलम समूह। ये देखिए तारा है, तो हल्के नीले रंग का दुनिया का सबसे बड़ा कीमती पत्थर तारा नीलम समूह। ये देखिए दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, कीमती पत्थर है जिसका नाम तारा नीलम समूह है। कहाँ से मिला? श्रीलंका के रत्नापुर नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तो कि नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तो श्रीलंका के रत्नापुर नामक स्थान से दुनिया का सबसे बड़ा कीमती पत्थर तारा नीलम समूह जो है वो प्राप्त हुआ है। और इस जो मिल ये जो चट्टान है, ये जो पत्थर, इसका नाम देखिए क्या नाम रखा गया है, सेरेंडेंटी पिटी नीलम जो है इसका नाम रखा गया है। सेरेंडेंटी जो आपका पिटी नीलम, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सेरेंडिपिटी नीलम जो है ये इसका नाम रखा गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कीमती पत्थर वाला ये कीमती पत्थर है। ठीक है, कहाँ से मिला? श्रीलंका के रत्नापुर से मिला है। ठीक है, बार बार रिपीट करेंगे, बार बार याद हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लो लेकिन चीज़ें याद कर लो ताकि दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। अगला है ग्रीन स्टील यानी कि जीवाश्म मुक्त इस्पात। किसने बनाया भाई? स्वीडन। ग्रीन स्टील या जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, तो दुनिया का पहला देश जिसने ग्रीन स्टील का जो है निर्माण किया है वो कौन है? स्वीडन है। ग्रीन स्टील उत्पाद हेतु हाइब्रिड यानी कि हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी तकनीकी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, स्वीडन जिसकी राजधानी फ्रेंड क्या है? स्टॉकहोम जो है ये इसकी राजधानी है। यहाँ की करेंसी फ्रेंड स्वीडन क्रोना है। और यहाँ के जो पीएम है स्टेफन लफवेन जो है वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा। देख रहे हैं, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा है। कहाँ से मिला? बोत्सवाना के जवानेंग खदान में देवस्वान डायमंड ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की है। तो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज कहाँ हुई है? बोत्सवाना के जवानेंग खदान में हुई है। बोत्सवाना देखा जाए अफ्रीका का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है। ठीक है, बोत्सवाना, वहीं से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला है येलो गोल्ड 48। येलो गोल्ड 48 क्या है फ्रेंड? पीले रंग का तरबूज है। देखिए आप लोग तरबूज देखते हैं ना, वो लाल रंग का होता है, काटते होंगे, खाते होंगे। ठीक है, तो ये देखिए पीले रंग का तरबूज है। तो येलो गोल्ड 48 पूछ सकता है कि क्या है? ये एक तरबूज है। किसने बनाया? तो जर्मन कंपनी ब्रेयर ने भारत में सेमेनिस ब्रांड के तहत पहली बार पीले तरबूज की किस्म लॉन्च की है जिसका नाम रखा गया है येलो गोल्ड 48। तो येलो गोल्ड 48 क्या है? एक पीले रंग की जो है तरबूज है जिसको किसने बनाया? जर्मन कंपनी ब्रेयर ने बनाया। किस ब्रांड के तहत? सेमेनिस ब्रांड के तहत। ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिएगा, यही वो तरबूज है। अगला है दुनिया की सबसे प्राचीन गुफा चित्र जो मिला है, कहाँ पे मिला है भाई? वो मिला है इंडोनेशिया के सुलावेशी द्वीप पर। दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा कितनी प्राचीन है भाई? 45,000 साल पुरानी है। ठीक है, सबसे अभी तक देखा जाए तो यहाँ पे भारत में हम लोग को पता ही है कि कौन सा है। मध्य प्रदेश की गुफा का नाम बताइए। ठीक है, भीमबेटका की गुफा। और ये देखिए अभी हमको दुनिया की सबसे प्राचीन गुफा चित्र मिला है, वो इंडोनेशिया के सुलावेशी द्वीप में मिला है और ये लगभग 45,000 साल पुराना है। ठीक है, अगला है दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल। ये देख लीजिए भाई, रेत का महल है, किसके द्वारा बनाया गया? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल जिसकी ऊंचाई कितनी है? 21.16 मीटर है। किसके द्वारा बनाया गया? डेनमार्क के द्वारा बनाया गया। और इस महल को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। ठीक है, तो डेनमार्क ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल बनाया। कितना ऊंचा है ये? 21.16 मीटर ऊंचा है और आप ये देख सकते हैं इस महल को। ठीक है, तो ये चीज़ था। अगला है जलवायु परिवर्तन कानून। तो जलवायु परिवर्तन कानून की अगर हम बात कर रहे हैं तो भाई किसने लागू किया? तो वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश है। तो न्यूजीलैंड विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने जलवायु परिवर्तन पर कानून बनाया। किसके लिए? वित्तीय संस्थानों के लिए। इसके तहत देखा जाए तो वित्तीय संस्थानों को यह बताना होगा कि उनके व्यवसाय से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो कि न्यूजीलैंड जो कि दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लेके आया। और इस कानून के तहत जो वित्तीय संस्थानों को उत्तरदायी होना पड़ेगा किस चीज़ के प्रति? जो उन्होंने जो
ऋण दिया, जो वित्तीय संस्थान है फ्रेंड किसी भी अर्थव्यवस्था की ऋण होती हैं, इनके ही जो द्वारा कार्य किए जाते हैं वो एक अर्थव्यवस्था को रन इन्हीं के, अगर इन्होंने जो मान लीजिए बैंक है, बैंक लोन देता है, इन्वेस्टमेंट करता है तो उद्योग लगते हैं, उन उद्योग से अगर कोई पर्यावरण हानि हो रही है तो उसकी जवाबदेहिता सुनिश्चित कौन करेगा, ये वित्तीय संस्थान है। तो वित्तीय संस्थानों को बताना होगा कि जो उनके द्वारा वित्तीय कार्य किए जा रहे हैं उस वित्तीय कार्य का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसकी जवाबदेहिता सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए कानून लेके आया, कौन लेके आया, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लाया, और इसका उद्देश्य क्या है, देश के 2025 तक, यानी कि न्यूजीलैंड के 2025 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जो किया जा रहा प्रयास है उसमें वित्तीय संस्थानों को जोड़ना। देखिए न्यूजीलैंड जो है वो 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा है, और इस कार्बन न्यूट्रल बनने के लक्ष्य में जो प्रयास किया जा रहा है उन प्रयास में वित्तीय संस्थानों को जोड़ने के लिए इस तरह का कानून न्यूजीलैंड के सरकार के द्वारा लाया गया है। अगर हम न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं तो न्यूजीलैंड जिसकी कैपिटल फ्रेंड क्या है, वेलिंगटन जो है वो यहाँ की राजधानी है, और यहाँ की करेंसी फ्रेंड है वो न्यूजीलैंड डॉलर है, और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है जेसिंडा, ठीक है, जेसिंडा अर्डन जो है वो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। अगला है एल सल्वाडोर, बहुत इंपॉर्टेंट है एल सल्वाडोर, लोकेशन देख लीजिएगा, बार बार ये चर्चा में आया है। तो मध्य अफ्रीका का पहला देश और जिसे WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। देखिए अभी हम लोगों ने देखा ना 2021 में चीन को और एल सल्वाडोर को। एल सल्वाडोर जो है वो मध्य एशिया का पहला देश है, और ध्यान रखिएगा इसी के साथ साथ ये संपूर्ण अमेरिका का तीसरा देश है, ठीक है, संपूर्ण अमेरिका का तीसरा देश है। दो अन्य देश कौन से फ्रेंड, पराग्वे और साथ ही साथ अर्जेंटीना को, पराग्वे को 2018 में और अर्जेंटीना को 2019 में WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया था। 2021 में एल सल्वाडोर, 2021 में चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया, किसने किया, WHO ने किया, इसलिए एल सल्वाडोर काफ़ी चर्चा में। दूसरी चीज़, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला आधिकारिक रूप से विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है, एल सल्वाडोर। दूसरा देश कौन सा फ्रेंड था, क्यूबा था। क्यूबा था जिसने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दिया, लेकिन विश्व का पहला ऐसा देश जिसने आधिकारिक तौर पे अपने देश की करेंसी को बनाया बिटकॉइन को, वो कौन है, एल सल्वाडोर, ठीक है। तो एल सल्वाडोर की करेंसी क्या हो गई फ्रेंड, बिटकॉइन हो गई। कैपिटल क्या हो गया, सान एल सल्वाडोर, ठीक है, यहाँ का कैपिटल क्या हो गया, सान साल्वाडोर, ठीक है। ये देख लीजिए इसकी लोकेशन है, यहाँ आप उत्तरी अमेरिका देख रहे हैं, यहाँ देखिए लैटिन अमेरिका, यहाँ देखिए साउथ अमेरिका। लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच के जो देशों को मध्य अमेरिका कहा जाता है, और आपको इन अमेरिका के जो मध्य अमेरिका के जो कंट्रीज़ हैं इनको पता होना चाहिए कौन से देश हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे एल सल्वाडोर है जो कि पैसिफिक ओशन को टच कर रहा है, ठीक है। इसी तरह आपको पता होना चाहिए ये जो कैरेबियन सी है वो कौन से नेशन उनके जो है टच करते हैं। और अगला है हमारा ईरान की फराज बी गैस फील्ड, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो भारत ईरान की फराज बी गैस फील्ड से आधिकारिक तौर से बाहर हो गया है, ठीक है, इसलिए ये चर्चा में है। वर्ष 2002 में इस क्षेत्र की खोज के लिए ONGC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ऑयल इंडिया के भारतीय संघ द्वारा एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है। तो इस क्षेत्र की खोज के लिए ये जो फराज बी गैस फील्ड है, इस गैस फील्ड की खोज के लिए वर्ष 2002 में ONGC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और जो ऑयल इंडिया है के जो परिसंघ के द्वारा, भारतीय संघ के द्वारा एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया था। ONGC को वर्ष 2008 में यहाँ पे गैस भंडार भी मिला था, लेकिन जैसा कि लगातार ईरान के ऊपर जो अमेरिका का प्रतिबंध लगाया गया, उस प्रतिबंध की वजह से भारत और ईरान के भी संबंधों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, और धीरे धीरे जो है ईरान जो है एक तरीके से इस क्षेत्र में चीन का भी काफ़ी हस्तक्षेप होने लगा। क्योंकि ये बात की बातें हैं, लेकिन फिलहाल जान लीजिएगा फरजात बी गैस फील्ड जो है वो ईरान में स्थित है, जिसको अभी हाल ही में भारत जो है आधिकारिक तौर से इससे बाहर हो गया है। अगला है ग्रेटर माला कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, क्या है भाई, तो इस परियोजना के लिए भारत और मालदीव के बीच में समझौता है। तो ग्रेटर माला कनेक्टिविटी परियोजना जो है वो मालदीव में भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, ठीक है। और यह जो है मालदीव में भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, जिसमें भारत ने मालदीव को $100 मिलियन जो है अनुदान होना चाहिए था यहाँ पे, और $400 मिलियन का ऋण जो है वो ऋण सहायता प्रदान किया है, ठीक है।
ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो $100 मिलियन जो है अनुदान है और $400 मिलियन जो है डॉलर का वो ऋण जो है सहायता प्रदान किया है। किस परियोजना के लिए? ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना। किसके किसके बीच? भारत और मालदीव में है। भारत जो है मालदीव में है, इस परियोजना का कार्य कर रहा है। सोबराना 2 क्या है भाई, क्यों है ये? सोबराना जो 2 है वो दुनिया की पहली संयोगित कोविड-19 वैक्सीन है जिसको क्यूबा ने बनाया। तो क्यूबा के द्वारा दुनिया की पहली जो है संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन है जिसको क्यूबा के द्वारा बनाया गया है। क्या नाम है जिसका? सोबराना 2। ठीक है, अगला है दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बना। भाई कौन बना? तो इजराइल सरकार ने मास्क लगाने के नियम को समाप्त कर दिया, जिससे कोरोना काल में इजराइल दुनिया का पहला मास्क मुक्त जो है देश बन गया। तो किस देश ने जो है मास्क लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया, जो नियम था मास्क लगाने का उस नियम को समाप्त कर दिया, वो देश है इजराइल। ठीक है, इजराइल के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा किया हुआ है। तो फ्रेंड इस तरीके से था आज का हमारा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। और आपको मैं बता दूं कि जैसा कि हम लोग कर रहे हैं सारी चीज़ों को रिवीजन करने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु छूटे हैं जैसा कि हैं भी, उनको मैं, चूँकि वीडियो बहुत लंबा नहीं हो जाए इसलिए इन शॉर्ट कर रही हूँ, उनको मैं क्या करूँगी, जैसे राष्ट्रीय से कुछ इंपॉर्टेंट होगा और जो बचा होगा और जो इंटरनेशनल होगा उसको मैं एक वीडियो में एक साथ लेके आऊँगी। ठीक है, तो उससे आपका जितने भी जो शेष बचे हुए हैं वो एक बार में सारे रिविजन हो जाएंगे। बाकी हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट बिंदु थे इंटरनेशनल करंट अफेयर से उनको आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। बाकी अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, और जो आपको सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम में आप जाइए और वहाँ पे डिकोड एग्जाम को ज्वाइन कर लीजिए। डिकोड एग्जाम से संबंधित जितने वीडियो लेक्चर्स हैं, डिकोड एग्जाम से संबंधित जितने भी पीडीएफ हैं वो वहाँ पे अवेलेबल होंगे। आप वहाँ पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको वहाँ पे रिवीजन करने में काफ़ी सहूलियत होगी। ठीक है, बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाकी फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।